हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर आपने देखा, कूलम्स लॉ स्टार्ट किया था और कुछ कूलम्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, देखो कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था। कूलम्स लॉ, फर्स्ट कूलम्स लॉ क्या होता है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स डिपेंड करता है चार्जेस की वैल्यू पर और चार्जेस के बीच में डिस्टेंस पर। ठीक है, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल याद हो गया होगा, क्यों? 11 से चला आ रहा है। 11 में पढ़ा था Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर और 12th में पढ़ लिया स्टार्ट करते ही सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने K के अंदर चले तो K का फॉर्मूला भी पढ़ा, K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, एयर होता है, फ्री स्पेस होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी की हेल्प से हम मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। कुछ रिलेटिव परमिटिविटीज़ की वैल्यूज़ भी पढ़ी थी और हमने पढ़े थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी इसके न्यूमेरिकल्स पे जाओगे, कॉन्सेप्ट्स पे जाओगे, तो पॉइंट एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करेंगे, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ लिया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आज का वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल से। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, उसके भी आपको क्वेश्चंस इसके करने हैं। उसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको अलग से मिलेगा, एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं साथ साथ, बट पहले आप ये चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, थोड़े कुछ लेक्चर्स हम इसको पढ़ लें, फिर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप ट्राई करके फिर आप उसके सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल से। तो देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m चार्ज q आर प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट if they are in equilibrium under mutual gravitation and electric force, then calculate the order of q by m। चार्ज और मास का रेशियो पूछा है। अगर ये पार्टिकल दोनों कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में हैं। दोनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब इस पार्टिकल पर लगने वाले दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हैं। दोनों फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल अपोजिट। कैसे होंगे? देखो सपोज करें दो पार्टिकल्स हैं, राइट? ये पार्टिकल फर्स्ट, ये पार्टिकल सेकेंड, राइट? दोनों पर चार्ज क्या है? Q है। ठीक है, दोनों पे चार्ज Q है, तो Q चार्ज की वजह से क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। बिकॉज सेम चार्ज है इसलिए फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लग गया रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब दूसरी बात कर रहा है मास की। इसका मास m है, इसका मास m है। ठीक है, तो मास की वजह से दोनों मासेस के बीच में लगता है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो इस मास को ये अट्रैक्ट करेगा, इस मास को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में बोला है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। कौन से दोनों फोर्सेस? एक तो हम लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, एक लेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। अपोजिट तो आपको दिख ही रहे हैं, राइट? तो दोनों फोर्सेस को इक्वल अपोजिट हम रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। देखो, इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फोर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है? जब नेट फोर्स जीरो होता है उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट करके हमें निकालना क्या है? Q by m का रेशियो निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकालनी है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? ऑर्डर का मतलब होता है इसमें 10 टू पावर कितनी आ रही है, -27, -37, -47 या -17, जो भी हमें निकालना है इसमें। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो G M1 M2 मतलब m स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच में आ रही है, वो तो सेम है, कैंसिल हो गई। अब हमें चाहिए था Q by m, तो Q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर तो निकाल लें पहले। Q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर की वैल्यू आएगी G by K। ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, क्योंकि Q by m का रेशियो पूछा है, Q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल्स टू G by K। तो Q by m की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको समझ में आ गया? Q by m की वैल्यू क्या होगी? √G अपॉन K। अब हम वैल्यू पुट करते हैं G की और K की। बताएं G की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G की वैल्यू 6.6 इंटू
10 टू पावर माइनस 11, ठीक है। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर प्लस 9, ठीक है। तो आगे की वैल्यू तो हम एक बार जो वैल्यू है वो छोड़ दें, ऑर्डर निकालना है बस। 10 टू पावर कितने 0 बनते हैं, ये 9 को आप ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 6.6 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 20, ठीक है। और माइनस 20 का अंडर रूट निकालें तो क्यू बाई एम का जो ऑर्डर आएगा ये आएगा 10 टू पावर माइनस 10, इस ऑर्डर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्यू बाई एम का रेशो का जो ऑर्डर मिला वो मिला 10 टू पावर माइनस 10। आगे कुछ वैल्यू होगी उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमसे ऑर्डर पूछा है बस, ठीक है। आगे की वैल्यू को आप नहीं लिखोगे, आगे की वैल्यू नहीं पूछी है, ऑर्डर ही पूछा है, तो ऑर्डर आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 10। क्लियर? तो ये हमसे पूछा था, ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, दोनों फोर्सेस की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कूलम्स फोर्स का फटाफट। 2 न्यूट्रल इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, आर दे केप्ट 4 मीटर अपार्ट, ठीक है। दोनों स्फीयर्स हैं, इनको आपस में रब करते हैं। अब आपको पता है रबिंग से क्या होता है, रबिंग से दोनों पर चार्ज आएगा, किस मेथड से? बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन मेथड हमने पढ़ा था। अब बोला है कि इफ दे आर अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 3.6 न्यूटन, 3.6 न्यूटन का फोर्स लगेगा रब करने के बाद, रब कर 4 मीटर दूर रखने के बाद, तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स लग रहा है तो आपको बोला है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो ये हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर। देखो 2 बॉडीज़ हैं, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी, इन दोनों बॉडीज़ को आपस में आप रब करोगे, दोनों बॉडीज़ को क्या करें, आपस में रब कर लेते हैं। रबिंग के बाद क्या होगा, दोनों पे चार्ज आएगा और दोनों पे इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा, एक पे आ जाएगा प्लस क्यू, एक पे आ जाएगा माइनस का क्यू, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी इनके बीच में, डिस्टेंस हो जाएगी 4 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका फॉर्मूला तो आपको पता है के क्यू स्क्वायर, वैल्यू निकाल रहे हैं बस, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको दी हुई है 3.6, ठीक है। तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि डेटा ईजीली कैंसिल होने वाला दिख रहा है। 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, 36 9 मल्टीपल में होता है। क्यू स्क्वायर तो आपको निकालना है, डिस्टेंस जो है आर 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इक्वल्स टू 3.6, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 3.6 है तो 36 अपॉन 10 लिख सकता हूँ इसको, फिर 16 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इधर 9 को डिवाइड कर दिया इधर, और 10 टू पावर 9 को भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 9 से 36 कितनी बार कैंसिल होगा, 9 से 36 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ठीक है। अब ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है तो क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू पूरा अंडर रूट आएगा। क्यू स्क्वायर अगर ये है, ठीक है, तो क्यू क्या होगा भाई, क्यू क्या होगा, इसका पूरे का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2, 16 का अंडर रूट 4, और 10 टू पावर 10 का अंडर रूट होगा 10 टू पावर 5, नीचे लिख दें पहले, अपॉन 10 टू पावर 5, क्योंकि टोटल यहाँ पे 10 हो गया था और अंडर रूट ले लिया तो 10 टू पावर 5। तो चार्ज की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कूलम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर सॉल्व हो गया, चार्ज ऑन ईच स्फीयर वो था Q और उसकी वैल्यू आ गई 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, ठीक है। अब इतना चार्ज अगर मिल जाता है हमें, बॉडीज़ पर चार्ज की वैल्यू हमें मिल गई, इतना चार्ज रबिंग करने से दोनों बॉडीज़ पर आ जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग। जब हम रब कर रहे थे तो एक स्फीयर से, फर्स्ट स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए थे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए थे सेकंड पर, इसलिए इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तो आपको पता ही है फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू क्या होता है, NE, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा Q अपॉन E, ठीक है। तो कितना चार्ज आया स्फीयर्स पे, वो आ गया 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन E की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। तो 10 टू पावर माइनस 19 E की वैल्यू आ गई, तो E की वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे Q में, तो 8 डिवाइड बाय 1.6 करोगे तो हम निकाल सकते हैं 8 डिवाइड बाय 1.6, ये वैल्यू आ जाएगी 5, और इंटू
10⁻, कितना बचेगा, देखो n की वैल्यू आ गई 5, तो ये हो गया, डिवाइड करते ही 5 आ गया, इंटू ये -5 -19 तो -14 बचेगा, तो इंटू 10⁻14, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, ठीक है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। नंबर दिख रहा है 5 × 10⁻14, इतने इलेक्ट्रॉन्स ईजीली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ड्यूरिंग रबिंग। तो रब करने से आप इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, नंबर भी बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को आप समझ लें, नोट कर लें। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आज का नया टॉपिक हमारा, नया टॉपिक बिल्कुल फोर्स के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं आज नया टॉपिक, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम फोर्स आपने पढ़ा, अब इसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करें, कूलम फोर्स इज अ टू बॉडी इंट्रैक्शन इम्प्लाइंग दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। अब मेन इंपॉर्टेंट बात जो आप अभी समझेंगे, नोट करेंगे, फोर्स जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ये आसपास प्रेजेंस या कोई चार्ज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उन दोनों के बीच की बात है। दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो आपने पढ़ा, Q1 Q2/r², ये फोर्स उन दोनों के बीच में ही लगेगा। पहला दूसरे पे लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाएगा, दोनों फोर्स होते हैं, ठीक है, वो दोनों के बीच की बात है, दोनों के बीच का फोर्स है। उस फोर्स को आसपास जो कोई दूसरा चार्ज होगा अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, भी न्यूमेरिकल्स में कई जगह काम आएगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, दैट मीन्स फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस, ठीक है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। तो ये इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस हैं, इस तरह से अलग अलग फोर्सेस हैं, इनका आपने सम करना है, ठीक है। अब ये बात हम समझते हैं, इसको तो समझना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट में मेन बात जो मैंने आपको नोट करने की बताई वो ये था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज की अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस, एब्सेंस पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुपरपोजिशन की बात करें अगर, तो ये चार्ज है Q0, ठीक है, ये Q0 चार्ज है, इसके आसपास चार्ज देखो अलग अलग है। पहला चार्ज रख दिया Q1, एक चार्ज रख दिया Q2, ठीक है, फिर चार्ज रख दिया Q3। ऐसे यहाँ पर कितने ही चार्ज हो सकते हैं, इसलिए हमने कह दिया चार्ज का नंबर अगला Qn, n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस होगी, देखो इसके बीच में डिस्टेंस R1, इसके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी R2, इसके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी R3, और यह डिस्टेंस हो गई Rn, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पहला चार्ज जो Q0 पर फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन जो भी हो, इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ F1। दूसरा चार्ज जो Q0 पे फोर्स लगाएगा, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने F2। तीसरा चार्ज जो फोर्स लगाएगा, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने F3, ठीक है। और NH चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने Fn, ठीक है। अपना खुद का हमने बात की, नंबर हमने खुद का लिख लिया। F1 जो है वो फर्स्ट चार्ज का फोर्स है, F2 जो है वो सेकेंड चार्ज का फोर्स है, F3 थर्ड चार्ज का फोर्स है, और F4 F5 जितने ही फोर्सेस हैं, सब फोर्सेस अलग अलग चार्ज के हैं। अब ये सब चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, कॉमन चार्ज हमने क्या ले लिया, Q0। कॉमन चार्ज आप कोई भी ले सकते हो, हमने यहाँ पर Q0 चार्ज लिया है, ठीक है। तो क्या इस Q0 चार्ज पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं हम? इसको यहाँ पे समझेंगे हम, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स निकालना है F नेट ऑन Q0 चार्ज, नेट फोर्स ऑन Q0, जिस पे आपको बोला है उस पर निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे Q0 पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा Q0 पर? अब Q0 पे देखो टोटल फोर्स लगे कितने, टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं,
F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F3 भी लग रहा है, Fn तक जितने चार्जेस होंगे उतने फोर्स लगेंगे, क्योंकि दो पेयर का एक फोर्स होता है। Q0 पर Q1 लगा रहा है तो वो तो F1 है, ठीक है। Q0 पे Q2 लगाएगा वो F2 है, ठीक है। अब F2 पर ना तो Q3 का फर्क पड़ेगा, F2 पर ना Q1 का असर आएगा, इफेक्ट आएगा, ठीक है। आपको ये बात बोली थी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी अदर चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस पर फर्क नहीं पड़ता है, उसका फोर्स की वैल्यू इफेक्ट नहीं करती है। तो अगर कोई ना होता तो भी F2 की वैल्यू क्या होती, K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर। अगर सब है तो भी F2 की वैल्यू क्या होगी, K Q2 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स आसपास चार्ज हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो नेट फोर्स हमें लिखना है, ठीक है। तो नेट फोर्स में हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मेन लाइन क्या पढ़ी हमने वो देख लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ये देखो ये मेन लाइन थी, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग चार्जेस का जो फोर्स है उन सब का आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, सम करना है। तो आप देखो यहाँ पर नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, F1 फर्स्ट फोर्स, देन F2 सेकेंड फोर्स, देन F3, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया Fn, ठीक है। तो लाइन में जो हमने लाइन पढ़ी, इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि द रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है। अब रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पर क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं, रिजल्टेंट को बोलते हैं वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स जो आएगा क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल्स टू वेक्टर सम, इक्वल्स टू वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सम जो होगा, एडिशन जो होगा वो भी वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम ऑफ हम कह सकते हैं इंडिविजुअल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है। F1 F2 F3। अब चाहो तो इनकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जब आप कैलकुलेट करोगे, एक बार मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। F नेट की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू होगी K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, और डायरेक्शन के साथ लिख दिया तो R1 कैप, ठीक है। सेकेंड फोर्स ऐसे लिख सकते हैं K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर, डायरेक्शन आ जाएगी R2 कैप। वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर लिखा मैंने जो इसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो ऐसे सभी फोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे, राइट। ये यहाँ से नोट करना है, ये यहाँ से आप नोट नहीं करोगे, वैल्यू यहीं लिखी हुई है, ऐसे K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, K Q2, अच्छा सेम वैल्यू है, ये जो लिखा आपने। व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेस इंडिविजुअली। तो ये फोर्स लिखा K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, राइट। ये नोट नहीं करोगे यहाँ से, ये गलत है, सीधा डैश 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 कहाँ चले गए, n तक, ठीक है। और इसी फॉर्मेट को वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखा है, समेशन का साइन हमने यूज़ किया है। जब आप प्लस करते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप टू n, जब आप अप टू n प्लस करते हो तो समेशन का साइन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर i को यूज़ करेंगे और i की वैल्यू पुट कर देंगे 1 to n, और यहाँ पर लिख दिया i की वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये है i, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा f जो लिखा है ऐसे लिखना है, f इक्वल्स टू K Q0 तो मैंने कॉमन ले लिया, समेशन का साइन लगा दिया, i की वैल्यू पुट कर दी 1 to n। अभी i हम कहाँ लिखेंगे, देखो कहाँ पे 1 2 3 है ना, 1 2 3 ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे K, ये जो QI, और नीचे लिख देंगे RI का स्क्वायर, ठीक है। ये वेक्टर सम के साथ, समेशन के साइन के साथ ऐसे लिखा जाता है, राइट, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई आपको, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये। सुपरपोजिशन का मतलब यहाँ पर जब बहुत सारे फोर्सेस हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एक साथ बहुत सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाना पड़ता है, और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया, व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स, ठीक है, द टोटल फोर्स
गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सिटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने अंडरलाइन की आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन आप भी करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें। एक तो यहाँ से, ठीक है, फिर ये आपका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाला। ठीक है, अब बात समझ में आ गई कि हमें जब एक चार्ज पर बहुत सारे फोर्स लगेंगे तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज पर जब बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे तो हम सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे, सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिशन भी कौन सा है, सम भी कौन सा है, वेक्टर एडिशन है। ठीक है, अब बोलने में तो हमने बोल दिया कि हम वेक्टर एडिशन कर लेंगे, तो क्या वेक्टर एडिशन कर लोगे? आपको आता है 11 में आपने पढ़ा है वेक्टर एडिशन, तो क्या सबको आता है वेक्टर एडिशन करना? वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, सबको पता है क्या? ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों को 11th याद आएगी कि हमने 11 में जब वेक्टर पढ़ा था तब ध्यान से नहीं पढ़ा था, अब ये वेक्टर यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन यहाँ पर यूज़ होने वाला है, जो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार यूज़ होगा वेक्टर एडिशन इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड सब में। ठीक है, तो जो वेक्टर एडिशन आपने अगर 11 में पढ़ा है आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार आप इधर से वेक्टर एडिशन दोबारा से देख लें। वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, आर इनका एडिशन है a प्लस बी, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, आर इनका एडिशन है। ठीक है, हम यहाँ पर आर की जगह नेट फोर्स ले लेंगे और फर्स्ट वेक्टर की जगह फर्स्ट फोर्स ले लेंगे और सेकंड वेक्टर की जगह सेकंड फोर्स ले लेंगे। ठीक है, तो हम ए की जगह F1 और बी की जगह F2 यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू याद है आपको? वेक्टर एडिशन में जो आर रिजल्टेंट आता है निकल कर, वो क्या था, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो याद है सबको? ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या निकल के आएगा भाई? यहाँ पर नेट फोर्स निकल के आएगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। भाई कुछ नहीं करना, ए और बी की जगह, ए और बी दो वेक्टर्स के लिए बोला था कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे पास दो वेक्टर कौन से हैं, F1 F2। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, F1 F2 टू वेक्टर्स हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स। और एडिशन करना आपको पता है दो वेक्टर्स के लिए होता है। ऐड किसको करते हैं? दो वेक्टर्स को। पहले दो ऐड कर लो, फिर आपके पास अगर तीन ऐड करने हैं तो पहले दो ऐड करोगे, इसमें आप थर्ड ऐड करोगे, तो फॉर्मूला तो दो का ही है ना हमारे पास। अब सपोज करें F1 F2 F3 होता तो हम F1 F2 F3 तीनों एक साथ ऐड नहीं करते हैं। ऐड किसके करते हैं? हमेशा फर्स्ट पहले टू ऐड करो, एनी टू जो आपको सही एंगल पे लग रहा हो उसको एनी टू ऐड कर लो, उसमें फिर आप थर्ड वेक्टर ऐड करोगे। तो एडिशन तो दो का ही होता है। ठीक है, आपको नहीं पता हो 11th वाले, आपने ढंग से नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, वेक्टर एडिशन तो दो का ही होता है। फॉर्मूला दो पे लगता है, ए बी सी पर नहीं लगता है, ए बी पर लगता है। तो यहाँ पर भी F1 F2 पर लगेगा, F3 पर या F4 के साथ एक साथ फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, राइट। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले का आंसर क्या आएगा? ये फॉर्मूला तो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्सेस। जो फोर्सेस हम ले रहे हैं F1 F2 उनके बीच का एंगल है थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो केस कहते हैं हम, केसेस अलग अलग केसेस हैं। तो केसेस की बात करें तो फर्स्ट केस में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F1 प्लस F2। दोनों फोर्सेस अगर 0 डिग्री पर एक्ट हो रहे हैं तो उनको सिंपली आप ऐड कर लोगे। ठीक है, सेकंड अगर थीटा 90 डिग्री पर है तो F नेट की वैल्यू ये हो जाएगी अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब कैसे लिखा जा रहा है आपको समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ मैं? थीटा 90 होगा तो वहाँ पे cos 90 पुट करोगे तो cos 90 तो 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। और थीटा 0 डिग्री होता है तो cos 0 तो 1 होता है। अब cos 0 1 हो गया तो ये F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर का क्या होगा? अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट आ गया F1 प्लस F2। ठीक है, सिमिलर थीटा इक्वल्स टू अगर मैं 180 लेता हूँ
तो 180 डिग्री पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी एंगल आपको निकालना हो वो आप निकाल सकते हो। सपोज करें थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लिया, तो 60 डिग्री लिया तो एफ नेट क्या आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू पता है क्या होती है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा F1 F2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये एंगल्स के साथ अगर पहले से हमें पता हो रिजल्ट, तो हमें ये जो फॉर्मूला है ये ज़रूर नहीं आप बार बार फॉर्मूले को लगाओ। अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद है तो आप सीधा भी लिख सकते हो। फॉर्मूला लिखा, सीधा इसकी वैल्यू, फॉर्मूला लिखा ये वाला और सीधा ये यूज़ कर लिया। ठीक है, ये बार बार थीटा की वैल्यू पुट कर कर ये लाने को यहाँ ये लेके आए, सॉल्व करके लेके दिखाएं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख सकते हो आप, सीधा एंगल के साथ रिजल्ट लिख सकते हो। ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है, एग्जामिनर भी समझता है कि इतना आपको आता है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको तो आंसर चाहिए। तो आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता हो। ठीक है, अब ये तो था स्पेशल, ये तो केसेस थे। अब हम पढ़ते हैं कि स्पेशल केस, और स्पेशल केस पढ़ते हैं। देखो, ठीक है, एक स्पेशल केस क्या है वो देख लेते हैं। ये आपने पढ़ लिया, ये भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब वापस से हम एफ नेट लिखेंगे, बट स्पेशल केस में। स्पेशल केस क्या है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये स्पेशल केस यहाँ लिखेंगे हम। स्पेशल केस क्या है हमारे पास, इफ F1 इक्वल्स टू F2, दोनों को मैं F ले लेता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम हो, पहला फोर्स 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स भी 5 न्यूटन, तो सिमिलर फोर्सेस को ऐड करना हो तो उसका रिजल्ट आप भी, उसका रिजल्ट और इजी है और शॉर्ट है, इसको भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब यहाँ पर सपोज करें, सही, इनमें तो क्या अलग अलग फोर्सेस थे, F1 F2, एक 5 एक 2 है, एक 5 एक 2 है, अलग अलग हुए ना, एक 4 एक 3 है तो अलग अलग हुए। बट यहाँ पर 4 है तो दूसरा ही 4 है, 5 है तो दूसरा ही 5 है, 2 है तो दूसरा भी 2 है। ठीक है, और पहला KQ² अपॉन R स्क्वायर, तो दूसरा भी KQ² अपॉन R स्क्वायर है। डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया फर्स्ट ये केस। अब अगर फोर्सेस अगर सेम होते हैं तो सेम फोर्सेस के केस में अब नेट फोर्स क्या आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पता ही है। अगर फोर्सेस सेम है तो F1 F2 दोनों सेम है, तो दोनों F है ना, तो आप क्या रिजल्ट लिया होगे, 2F, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ पर देखो, यह भी F स्क्वायर क्या होगा, 2F स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेट फोर्स का रिजल्ट आ जाएगा √2F। यहाँ तो 2F हो गया और ये अंडर रूट में 2F स्क्वायर होगा तो √2F। यहाँ पर देखो F1 माइनस F2, तो यहाँ पे 180 डिग्री पर दो फोर्सेस हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। भाई दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, 180 पर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, अमाउंट में इक्वल होंगे तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, F1 F2 ले 60 डिग्री वाला, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स आ जाएगा F स्क्वायर, तो हो जाएगा √3F। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपका स्पेशल केस है, ये वाला तो स्पेशल केस हमने लिया। ठीक है, स्पेशल केस है, ये भी यूज़ होता है, ये भी कई बार काम आएगा। और ये नॉर्मल केस है। ठीक है, ये नॉर्मल केस में, वो स्पेशल केस में वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब एक एंगल और लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंगल और लें, इंपॉर्टेंट एंगल है थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो। ये अलग से इंपॉर्टेंट है, वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है, अगर आपने वेक्टर के अंदर भी देखोगे तो इसका क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वेक्टर वाइज भी और इस चैप्टर वाइज भी। ठीक है, तो मुझे बताओ 120, तो cos 120 की वैल्यू क्या होती है। सर ये तो याद नहीं, cos 120 की वैल्यू क्या होती है, आप ही बता दो। तो मैं बताता हूँ, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, cos 60 की वैल्यू +1/2, cos 120 की वैल्यू -1/2। तो ये आएगा अंडर रूट में, फॉर्मूला देखो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और यहाँ पर -1/2 रखेंगे तो आएगा -F1 F2 माइनस का F1 F2। ठीक है, F1 F2 माइनस के होंगे 1 और 2। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला स्पेशल केस में लगाएं।
तो ये भी एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर और ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? अब रिजल्ट आएगा एफ नेट इक्वल्स टू एफ आएगा। 120 डिग्री पर अगर दो फोर्सेस इक्वल अमाउंट के ऐड करते हैं, दो इक्वल अमाउंट के वेक्टर्स को 120 डिग्री पर ऐड किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा सेम आता है, एफ नेट इक्वल्स टू एफ। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आप में वेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 न्यूटन को 5 न्यूटन से ऐड करोगे 120 डिग्री पर तो आंसर 5 आएगा। 10 न्यूटन को 10 न्यूटन से ऐड करोगे 120 डिग्री पर तो आंसर वापस 10 आएगा। जिन दो को ऐड कर रहे हो 120 डिग्री पर आंसर उसके इक्वल ही आता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा तो आपको याद होना चाहिए, दिमाग में छाप लें कि इस एंगल पे इन फोर्सेस की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, और जिनका 11th वाला पोर्शन अच्छा है, जिन्होंने वेक्टर अच्छे से पढ़ रखा है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया, उनको अच्छे से आता है। तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये न्यूमेरिकल इस तरह से आएगा। ये न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल देखो, इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्जेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 3 चार्जेस हैं, प्लस 100 माइक्रोकूलम, प्लस 100 प्लस 100, ये 10 सेंटीमीटर के इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर सेट कर दिए। क्या बोला आपको? देखो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज बी। बी वाले पर नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको निकालना है। ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल मिलेगा। यहाँ पे 3 हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने ही चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो कैसे ही आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका तरीका बताऊँ, देखो कैसे करोगे। हमें नेट फोर्स भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है, दोनों चीज़ें निकालनी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरह का न्यूमेरिकल करना हो तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम स्टेप टू स्टेप करेंगे। स्टेप्स जो है ना इस न्यूमेरिकल करने की, वो हम लिख रहे हैं। स्टेप्स क्या होंगी न्यूमेरिकल्स के लिए, इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए, ये आगे भी स्टेप्स काम आएंगी आपको। ठीक है, स्टेप नंबर 1 देखो, पहली स्टेप क्या है। सबसे पहले तो आप फोर्सेस को डायग्राम में ड्रॉ करोगे। ठीक है, ड्रॉ करना है फोर्सेस को, ड्रॉ फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस को ड्रॉ करोगे, नंबरिंग दोगे। ठीक है, नंबरिंग एंड ड्रॉ फोर्सेस, नंबर्स के साथ विद नंबर लिख सकता हूँ, विद नंबरिंग लिख सकता हूँ मैं, ताकि आपको पता रहे कौन सा फोर्स किस चार्ज का है, विद नंबरिंग। तो नंबरिंग करो, नंबरिंग के साथ फोर्स लिख दो। ठीक है, मैं बता भी रहा हूँ अभी आपको। देखो पहला स्टेप जैसे मैं बताऊँ उसको आपको, तो इस डायग्राम में ये 3 चार्जेस थे आपके पास, इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 3 चार्जेस हैं। ये हो गया ए, ये दे दिया आपको सी और ये दे दिया बी। बी पर पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये भी है प्लस 100, ये भी है आपका प्लस 100, ये भी है आपका प्लस 100 माइक्रोकूलम। तीनों चार्जेस हैं 100 माइक्रोकूलम, ये सब माइक्रोकूलम है। ठीक है, दिख ही रहा हो तो। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले नंबरिंग करें। ठीक है, नंबरिंग करें या नेमिंग करें, नंबरिंग या नेमिंग दोनों, 1 2 3 हो तो नंबरिंग कर सकते हो और नंबरिंग ना हो तो नेमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, नंबरिंग और नेमिंग कुछ भी करें आप, नंबरिंग और नेमिंग के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ABC लिखा है तो नेमिंग कर दोगे FA FB FC। 1 2 3 होता तो F1 F2 F3, कुछ भी करें, वो तो हमारे ईजी है, हमारे कंफर्ट के हिसाब से हम ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखो आप फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। चलो फोर्सेस को ड्रॉ करें। हमें किस पर फोर्स निकालना है? बी पर। बी पर फोर्स लगाने वाले कौन कौन है? ए और सी। ठीक है, जिस पर निकालना है उसको तो छोड़ोगे, उस पर लगाने वाले और चार्जेस देखो कि बी पर कौन लगाएगा, एक तो ए लगाएगा, एक सी लगाएगा। ठीक है, तो ए जो पहला चार्ज है ए, ये लगाएगा फोर्स किस पर? बी पर। ठीक है, तो ए अगर बी पर फोर्स लगाता है तो आप बताओ क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? ए बी पर फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन क्या होगी? ए और बी दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। और सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही फोर्स एक्ट होता है। इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी ड्रॉ मत कर देना बेटा।
हमेशा ड्रॉ कहाँ करते हैं, फोर्स कहाँ ड्रॉ होता है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, ठीक है। तो ये ए और ये बी ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही, तो जो फोर्स होगा रिपल्शन वाला होगा, रिपेल करेगा, तो ये बी पर लगने वाला फोर्स ये आएगा। और नेमिंग कर देते हैं हम इसकी, एफ ए लिख देते हैं क्योंकि ये ए ने लगाया है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, सी वाला, ये भी चार्ज कैसा है, प्लस का है, तो सी और बी को मिलाने वाली लाइन ये रही, इस लाइन पर फोर्स एक्ट होगा, रिपल्शन होगा तो दूर की तरफ, अट्रैक्शन होगा तो पास की तरफ, तो हमें तो पता है रिपल्शन है, ये पुट कर दिया मैंने फोर्स, इसकी नेमिंग कर दी एफ सी, ठीक है। दो फोर्सेस हो गए एफ ए और एफ सी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो फोर्सेस ड्रॉ कर लोगे। अब फोर्स को ड्रॉ करने के बाद सेकेंड स्टेप में आ जाएं अगर हम, तो सेकेंड स्टेप में आप थिंक अबाउट एंगल या डिटरमाइन या फाइंड एंगल कर सकते हो हम, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन फोर्सेस, फाइंड एंगल बिटवीन फोर्सेस। एंगल आप फाइंड करके रख लोगे क्योंकि एंगल आपको पता है, एंगल के हिसाब से रिजल्टेंट आता है, एफ नेट जो आता है वो एंगल के हिसाब से आता है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में एंगल कितना है बताओ, ये इक्विलेटरल एंगल है, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री हुआ, तो ये भी एंगल क्या हुआ 60 डिग्री हुआ, ठीक है। सो ड्रॉ कर लिया, फाइंड एंगल बिटवीन फोर्सेस, तो हमें इसमें तो पता लग गया 60 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस को 60 डिग्री पर ऐड करना है। और 60 डिग्री पर ऐड कैसे करते हैं वो आपको इससे पहले वाले पेज पे हमने पढ़ा था कि 60 डिग्री पर अगर दो फोर्सेस ऐड करेंगे, 60 डिग्री पर अगर ऐड करते हैं दो फोर्सेस को, तो इस तरह से आता है, देखो 60 डिग्री पर ऐड करोगे, अलग अलग फोर्सेस होंगे तो ये फॉर्मूला, और सेम फोर्स होगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ड्रॉ करके एंगल निकालने का यही फ़ायदा है। एंगल जो आता, 0 आता तो ये, 90 आता तो ये रिजल्ट, 180 आता तो ये, 60 आता है तो इसमें ये, 120 आता तो ये रिजल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो है ये इंपॉर्टेंट टेबल आपके काम की, एंगल्स के हिसाब से वैल्यूज़ दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसको न्यूमेरिकल अगर करना है तो इस टेबल की सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर करना है आपको इसका, तो इस टेबल की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ लेते हैं बच्चे, फिर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं इस टेबल को या एडिशन को, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो न्यूमेरिकल तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, फिजिक्स तो किस लिए बोली जाती है, फिजिक्स थोड़ी सी टफ क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल नहीं होता है। अब न्यूमेरिकल होगा, ज़रूर होगा, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसका वो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयार करो तो बिल्कुल होगा, तो ऐसी बात नहीं होगा। और आप स्टेप टू स्टेप करो ना न्यूमेरिकल। अब वो कौन कहता है कि आप फर्स्ट आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और सीधा न्यूमेरिकल सीधा तुम्हें आ जाएगा, पेन उठाया और पेन उठा के न्यूमेरिकल करना शुरू कर दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, स्टेप टू स्टेप जो आपको स्टेप बताई जा रही है उस स्टेप से चलो, होगा न्यूमेरिकल, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब पहली स्टेप हमने लगा ली, दूसरी स्टेप हमने लगा ली, थर्ड स्टेप लगाते हैं हम। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 3 में फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देखो। हम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो आप देख चुके हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस को देखो, कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस की बात करें तो एफ ए की वैल्यू कैसी है, एफ ए की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू आपको पता है, ये सब क्यू की वैल्यू है, क्यू सबका सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो एफ बी की वैल्यू क्या है, एफ बी की वैल्यू भी तो ये होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम इसलिए निकाल रहे हैं तो कि हमें पता रहेगा कि केस हमारा कौन सा है, कौन सा केस चल रहा है, इक्वल वाला फोर्सेस वाला केस है कि अनइक्वल वाला है। इक्वल वाला है तो टेबल वाला ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, F1 अंडर F1 F2 वाला, और अगर इक्वल है तो सीधा 2F 0 अंडर 2F अंडर 3F डायरेक्ट लगाएंगे हम। तो आप बताओ मुझे यहाँ पे फोर्सेस कैसे हैं, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगी, तो हम कह देंगे दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो मैंने सबको इक्वल लगा के F लिख दिया, ठीक है। अब ये फोर्स और ये फोर्स की कैलकुलेशन कर भी सकते हैं हमें, क्यू की वैल्यू पता है, साइड हमें दी है 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, ठीक है। फोर्स की वैल्यू चाहिए, फोर्स को हम मैग्नीट्यूड निकालना है, अनइक्वल होगा तो भी निकालेंगे, इक्वल होगा तो भी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ही तो लगाना है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप तक आ गए। अब एंगल देखकर, मैग्नीट्यूड देखकर रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा लो। फोर्थ स्टेप में क्या लगाना है, फॉर्मूला ऑफ
नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। ये 4 स्टेप में आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। सबसे पहले स्टेप में फोर्स की नंबरिंग नेमिंग करके ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करते ही आपको एंगल समझ में आ जाएगा। एंगल समझ में आ गया, ठीक है, होल्ड करो 2 मिनट, फिर आप मैग्नीट्यूड चेक कर लो। इक्वल अमाउंट है तो इक्वल वाला फॉर्म लगाएंगे, अनइक्वल है तो अनइक्वल वाला लगाएंगे, ठीक है। और फॉर्मूला ऑफ नेट फोर्स जो लगाना है, इक्वल वाला अनइक्वल वाला 4th स्टेप में लगा लेंगे, ठीक है। इन 4 स्टेप में आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। अब हम इसको न्यूमेरिकल को कंप्लीट करें। देखो तो बताओ यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है। नेट फोर्स की वैल्यू, हमें नेट फोर्स चाहिए। सबसे पहले लिखोगे नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा, 2 फोर्सेस हैं, वेक्टर फोर्स वेक्टर ए, फोर्स वेक्टर सी। ए और सी को ऐड करना है, ये लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें शो कर दिया कि हम ए और सी 2 फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। अब कर रहे हैं तो आपने नीचे लिख दिया व्हाट इज एंगल बिटवीन, तो एंगल आपको पता है 60 डिग्री है, ठीक है। अब 60 डिग्री एंगल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। भी 60 डिग्री एंगल है तो आपने क्या करना है, FA स्क्वायर, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। देखो हमें क्या करना है, नेट फोर्स लिखना था। नेट फोर्स क्या होगा, FA और FC का वेक्टर सम, FA और FC का वेक्टर सम, ठीक है। एंगल लिख दोगे, कितना है एंगल इनके बीच में, 60 डिग्री है। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। नेट फोर्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट में FA स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2 FA FC cos 60। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपको उसको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करोगे। ऑब्जेक्टिव में आपको सीधा आंसर लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप कर रहे होते तो सीधा आंसर लिख देते 60 डिग्री के हिसाब से, सीधा आपका आंसर आता 60 डिग्री के हिसाब से। इक्वल फोर्सेस है ना, तो सीधा आपका आंसर आता अंडर रूट 3F, और F की वैल्यू रख के यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं आप, ठीक है। और अगर आपको सॉल्व करके बताना है तो ऐसे बताओगे, 60 डिग्री पुट कर दिया, FA FV की वैल्यू, एंगल आपने 60 डिग्री बता दिया, और अब बता दो FA और FC की वैल्यू सेम है, ठीक है। FA इक्वल्स टू FC इक्वल्स टू F, इसकी वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सेम वैल्यू है तो सेम पुट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया F स्क्वायर, फिर F स्क्वायर, फिर 2F स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया अंडर रूट 3F, ठीक है। और F की वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 3, K की वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू 10⁹, Q की वैल्यू थी 100 माइक्रो कूलम, तो 100 इंटू 100 माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, तो -6 इंटू -6 क्या हो जाएगा, -12। अपॉन में डिस्टेंस आती है वो थी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -2 का स्क्वायर किया तो -4, ठीक है। ये मैंने लास्ट में KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है, इसको ध्यान रखना, इसकी वैल्यू आप यहाँ तो पहले से निकाल के रख लोगे। यहाँ पर हमें पता हो कि वैल्यू फोर्स की ये है तो यहाँ निकाल लोगे, और अगर पहले नहीं निकालते हो तो यहाँ पर लास्ट में पुट करना है। इस जगह मत पुट कर देना, एक ही जगह तुम रख दो KQ स्क्वायर, FC की जगह KQ स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर ऑलरेडी है, स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, फिर अंडर रूट निकालोगे, तो ये थोड़ा सा मतलब बड़ा सा सॉल्यूशन लगेगा आपको, सॉल्यूशन बड़ा सा लगेगा। तो बड़ा नहीं करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ईजी वे में करना है, ठीक है। वैसे ही कॉम्प्लिकेशन हो रखा है, और कर दोगे ज़्यादा बड़ा तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब लास्ट में वैल्यू पुट कर दो कि KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की, यहाँ सॉल्व करके रखा हो तो वैल्यू पुट कर दोगे सीधा। दोनों मेथड आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे लास्ट में पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ, मैं कैंसिल कर सकता हूँ, एक तो 100 ही हो गया, 100 से 100 कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर ये है आपका -12, -4 है, -12 से कैंसिल कर दो तो -8 बचेगा, ठीक है। -8 9 से कैंसिल कर दो तो यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब 100 और ये 1000 बचा, तो ये बचा मेरे पास लास्ट में अंडर रूट 3 इंटू 9 ये रहा, और 1000 पीछे है तो 9000, ठीक है। और तो कोई जीरो बचा नहीं इसमें। KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया, √3F आंसर था, F की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और ये आ गया अंडर रूट 3 इंटू 9000, ठीक है। अब अंडर रूट 3 तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 3 तो आपको पता है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732,
इंटू 9000 कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 15,588 15,588 न्यूटन। ये नेट फोर्स आया, नेट फोर्स की वैल्यू ही आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू लिख सकते हो नेट फोर्स। और तरीके से आप क्या लिख सकते हो, 15.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हो। 15.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, जो भी आंसर हम लिखे हैं इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो ये तो आ गया हमारे पास नेट फोर्स, ये हमने निकाला। ठीक है, अब चलें आगे। और क्या पूछा था इसमें, देखो इसमें आपसे और क्या पूछा था, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज बी। तो हमने निकाल दिया, वो तो कैलकुलेट फोर्स हमने कर लिया। ठीक है, फिर हमसे और क्या पूछा था, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। अब हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है, नेट फोर्स हमने उस पेज पे लिख लिया था, तो नेट फोर्स यहाँ से हटा देते हैं इसको। तो अब डायरेक्शन की बात यहाँ कर लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या आएगी फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे कि जो ए और सी का जो रिजल्टेंट आएगा, ये आपको पता है कि ए और सी का रिजल्टेंट नेट फोर्स ये रहा। नेट फोर्स किस किस का रिजल्टेंट था, ए का और सी का। ठीक है, ए और सी, और ए और सी के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो नेट फोर्स की अगर बात करें, नेट फोर्स की डायरेक्शन की, बिकॉज इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज एफ ए इक्वल्स टू एफ सी। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं दोनों, तो दोनों का इक्वल इफेक्ट होता है, दोनों इक्वल अमाउंट के हैं, इसलिए जो रिजल्टेंट आएगा वो भी दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स मैं अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो इस तरह से आएगा रिजल्टेंट फोर्स, एफ ए एफ सी का रिजल्टेंट इस तरह से आएगा। ये नेट फोर्स है। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर बात करें तो कितने एंगल पे होगा, एफ ए से कितना एंगल बनेगा और एफ सी से कितना एंगल बनेगा। एफ सी से एंगल बनेगा 30 डिग्री और एफ ए से भी एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री फ्रॉम फोर्स वेक्टर ए एंड 30 डिग्री फ्रॉम फोर्स वेक्टर सी। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्शन इसकी निकालते हैं, और दोनों का अमाउंट सेम है, इसलिए नेट फोर्स बिल्कुल मिड में आएगा, बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, एफ ए वेक्टर एफ सी वेक्टर के बीच में होगा बिल्कुल। इसलिए हमने क्या एंगल लिखा, 30 इधर से 30 इधर से। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाली, डायरेक्शन। राइट, क्लियर यहाँ तक। अब चलो आगे नेक्स्ट। ठीक है, वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन वापस सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो देख लो, थोड़ा सा डिफरेंस है। डायग्राम मैं आपके लिए दोबारा बनाता हूँ, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डिफरेंस कहाँ आएगा देखना, ये ए पॉइंट था, पहला चार्ज जो था क्यू वो था +100 माइक्रोकूलम, ये तो उसमें भी था। बट यहाँ पे जो था सी, यहाँ पे चार्ज दे रखा है -100 माइक्रोकूलम, और बी पे भी चार्ज क्या दे रखा है, -100 माइक्रोकूलम। ये है चार्ज बी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अगेन नेट फोर्स पूछा है बी पर, वही डायरेक्शन पूछी है, नेट फोर्स पूछा है, सब कुछ पूछा है सेम, बट दो चार्जेस की साइन जो था वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पॉज करें, 2 मिनट आप पॉज करके इसको सॉल्व करें, स्टेप्स रिवाइज करें। कोई बात नहीं, यहाँ तक स्टॉप कर दो, स्टॉप पॉज कर दो, स्टेप्स को देखें ध्यान से, स्टेप्स इस पर अप्लाई करें, एक एक स्टेप आराम से। ठीक है, फिर आंसर देखें, चेक करें आंसर क्या आया, फिर आप आंसर निकाल के रखें, फिर आप इसका सोल्यूशन देखें। ठीक है, अगर ये सोल्यूशन आपके किए हुए सोल्यूशन से अलग आता है तो आपको इसमें सोचना है कि आपने कहाँ गलती की, आप कहाँ डाइवर्ट हो गए। ठीक है, तो पॉज करें, पॉज करके सॉल्व कर लें और फिर आप इसका सोल्यूशन देखें। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि फोर्सेस को ड्रॉ करना है, कर लेते हैं भाई। ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये पहला फोर्स तो मैंने बना दिया एफ ए, जो पहले मैंने उधर बनाया था अब मैंने अट्रैक्शन बना दिया, तो ये भी तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया एफ सी। तो दोनों सॉरी, अच्छा ये एफ सी, ये माइनस का है, माइनस का है, तो माइनस माइनस के तो क्या करेंगे, माइनस माइनस के तो रिपेल करेंगे। ये प्लस का एक माइनस का कॉम्बिनेशन देखो,
ये प्लस का था इसलिए अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस का है तो ये रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो बताओ सेकेंड फोर्स जो बनेगा माइनस माइनस के लिए सी बी पर सेम फोर्स लगाएगा जो पहले लगाया था। पहले दोनों प्लस के थे, या दोनों माइनस के, इसलिए रिपेल करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप नेमिंग नंबरिंग के साथ ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करते ही सेकेंड स्टेप में आपको एंगल सोचना है, इनके बीच में एंगल क्या होगा, 60 डिग्री तो होगा कि 60 डिग्री नहीं होगा, नहीं होगा, 60 डिग्री होगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब आपको पता है ये एंगल कितना है भी, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल होता है 60, टोटल एंगल आपको पता है 180 होता है, तो ये एंगल बचा आपके पास 120 डिग्री। अब FA और FC के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। क्लियर है, एंगल सोच लिया। अब अमाउंट की सोचें तो अमाउंट तो आपको पता है सेम होता है, अमाउंट FA FC तो सेम है, ये हम कर चुके हैं पहले। FA की वैल्यू FC की वैल्यू सेम है, इसको F लिख दूंगा और वैल्यू लिख दूंगा KQ² अपॉन R², कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर अब तो पहले वाले क्वेश्चन में उसमें डिफरेंस क्या आया, चार्जेस के साइन बदलने से फोर्सेस की डायरेक्शन बदल गई, प्लस हमेशा सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन हुआ तो पहले फोर्स उधर था, अट्रैक्ट होते ही उधर हो गया, चेंज हो गया डायरेक्शन, तो 60 डिग्री का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं हम इजीली। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू देखो क्या होगी, नेट फोर्स सही है, रिजल्टेंट फोर्स सही है हमें, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा अंडर रूट में किस किस का सम है, किस किस का सम कर रहे हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं FA और FC का सम, FA और FC का, और FA और FC के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। अब यहाँ पर एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, तो FA और FC के बीच में अगर एंगल 120 डिग्री है तो हम यहाँ पुट कर देंगे भी FA² प्लस FC² प्लस 2FA FC cos 120 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है, -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। तो ये फोर्स आपको पता है क्या आएगा, वैल्यू इक्वल पुट कर देते हैं, वैल्यू आप नीचे लिख दोगे, फोर्सेस की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, FA इक्वल्स टू FC है, इक्वल्स टू F है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा FA², यहाँ पे आ जाएगा FA² और यहाँ आ जाएगा माइनस का F², तो F² से F² कैंसिल हो गया, आंसर आ गया F। तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, F आया, और F की वैल्यू क्या होती है, KQ² अपॉन R²। ठीक है, ये अगर पहले सॉल्व कर रखा हो तो सीधा आंसर दे दोगे, अदरवाइज यहाँ पे आप लिख दोगे K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q² आपको पता है 100 था, 100 × 100 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻12 अपॉन R² 10 सेंटीमीटर था, 100 × 10⁻4। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल, -4 से -12 कैंसिल किया था, -8 टाइम्स, 8 से 9 कैंसिल कर दो तो 1 0 बच जाएगा, 1 0 बच जाएगा यहाँ पर, तो नेट फोर्स आ जाएगा 9000 न्यूटन। पहले था 9000 × √3 न्यूटन, अब आया 9000 न्यूटन। ठीक है, अब 9000 न्यूटन वैल्यू आ गई, तो वैल्यू के साथ साथ क्या निकालनी है, डायरेक्शन। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी भी, FA नेट फोर्स से FA और FC का सम है, तो क्या FA FC अमाउंट में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो अमाउंट में इक्वल है तो नेट फोर्स क्या होगा इन दोनों के, बिल्कुल, क्योंकि दोनों अमाउंट में इक्वल है, दोनों का इफेक्ट बराबर होगा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में होगा। तो दोनों के बीच में होगा तो नेट फोर्स इस तरह से आएगा, ये आ गया नेट फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स मैंने बना दिया। अब आप बता सकते हो विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स C एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, एंड विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स A एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द चार्ज B चार्ज से अवे डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। तो ये थी वैल्यू और ये थी डायरेक्शन। ये हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विद स्टेप्स विद वेक्टर एडिशन फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप सेल्फ ट्राई करें इसको। अगला क्वेश्चन एक और, इसमें सेम हम बोलते हैं कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन B, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन B पर ही निकाला है नेट फोर्स, बट अब मैं यहां पर चार्जेस को बढ़ा लूंगा। ठीक है, चार्जेस को बढ़ा लेता हूं। A पॉइंट ये है, B ये है, C ये है और D ये रहा।
सब पे चार्ज हो गया 100 माइक्रोकूलम का, प्लस 100 माइक्रोकूलम, प्लस 100 माइक्रोकूलम, और ये भी प्लस 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, होमवर्क करना है आपको। साइड जो है इसकी ए वो 10 सेंटीमीटर है, जैसा पहले लिया था सेम बिल्कुल वही लिया। डिफरेंस क्या है, बस पहले उसमें 3 चार्जेस थे, इसमें एक चार्ज मैंने बढ़ा दिया है। तो एक चार्ज बढ़ा दिया तो आपको पता है डेफिनेटली फोर्स का एक नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो फोर्स का एक नंबर बढ़ गया तो उसका मतलब FA, फिर FC और FD, 3 फोर्सेस आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, FA अलग ड्रॉ करोगे, FB अलग ड्रॉ, FB तो टोटल निकालना है, FA जो A चार्ज लगाएगा FA, जो C लगाएगा FC और जो D लगाएगा FD। ठीक है, इसमें 3 वेक्टर्स ऐड होंगे, 3 फोर्सेस ऐड होंगे, जो आपको इसमें तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 2 से ज़्यादा फोर्सेस कैसे ऐड करते हैं आप ट्राई करें, अगर आपको नहीं आता तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करेंगे। 2 से ज़्यादा फोर्सेस मतलब FA, FB, FC, FD 4 हो, 3 हो, जितने ही फोर्सेस हो हम ऐड कर सकते हैं। 2 वाला तो मैंने आपको कराया, अब 2 से ज़्यादा ऐड करने का पहला क्वेश्चन ये था, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर ये चैनल आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें। तो मिलते रहें, पढ़ते रहिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।